Hello student, my name is Rohit Pal and welcome to our YouTube channel NEET and JEE World, and today we are going to discuss chapter solution. तो पहले मैं बता दूं इस चैप्टर सॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें। पहले हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन बोलते किसे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, आज के लेक्चर में तो हम यही चीजें पढ़ पाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर के बाद पढ़ेंगे हम वेपर प्रेशर के बाद पढ़ेंगे हम वेपर प्रेशर के बाद पढ़ेंगे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद पढ़ेंगे मॉन्टो फैक्टर, ठीक है। तो मैं बता दूं कि हम जब सॉल्यूशन सबसे पहले की सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम, तो सॉल्यूशन होता क्या है, और सॉल्यूशन चैप्टर में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। कंसंट्रेशन, वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मॉन्टो फैक्टर, ये सब चीजें होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ठीक। तो solution when two or more non-reacting substance are mixed together forming a homogeneous mixture is called a solution। तो homogeneous mixture को ही हम क्या बोलते हैं, homogeneous mixture को हम बोलते हैं solution। बेसिकली मिक्सचर जब हम दो या दो से अधिक चीजें मिलकर एक मिक्सचर बनाती हैं उसे बोलते हैं homogeneous mixture। अब मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, तुमने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा, homogeneous mixture या फिर heterogeneous mixture, ठीक। तो homogeneous mixture किसको बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं जिसमें कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सॉल्यूशन कैसी होती है, सेम। कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इस बात का क्या मतलब है, थ्रू आउट द सॉल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। इसका मतलब है अगर हम एक कंटेनर के अंदर हमने मान लिया लेमन वाटर बनाया, ठीक, लेमन वाटर बनाया, और लेमन वाटर में हमने क्या करा, इस लेमन वाटर जब हम बनाएंगे, लेमन वाटर क्या है, हम होमोजेनस मिक्सचर है या हाइड्रोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनके अंदर कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम होती है। इस बात का मतलब है अगर मैंने लेमन वाटर बनाया तो लेमन वाटर में अगर मैं टॉप से 1 स्पून लेता हूँ, 1 स्पून या 1 ml लेमन वाटर लेता हूँ, और यहाँ से भी 1 ml लेमन वाटर लेता हूँ। टॉप से 1 ml लेमन वाटर लिया और बॉटम से 1 ml लेमन वाटर लिया, तो मैंने देखा जितना स्वीट लेमन वाटर टॉप से है उतना ही स्वीट लेमन वाटर बॉटम से है। जितनी कंसंट्रेशन यहाँ पर लेमन की है, शुगर की है और सोल्ट की है, उतनी ही कंसंट्रेशन यहाँ पर 1 ml में बॉटम वाले 1 ml में उतनी ही कंसंट्रेशन शुगर की है, उतनी कंसंट्रेशन सोल्ट की है, और उतनी कंसंट्रेशन उतनी कंसंट्रेशन लेमन की। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जितनी कंसंट्रेशन है उतनी कंसंट्रेशन यहाँ पर है। अब कंसंट्रेशन बात का मतलब क्या है, एक्चुअल में कंसंट्रेशन है क्या, या कंसंट्रेशन हम किसको बोलते हैं, ये चीजें मैं आगे बताऊंगा। इतना समझो अभी कि जितना शुगर यहाँ पर है उतना ही शुगर यहाँ पर है, जितना लेमन यहाँ पर है उतना ही लेमन यहाँ पर है, ठीक। तो उसे बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। या फिर होमोजेनस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर को और बोल सकते हैं कि जिसमें इंडिविजुअल पार्टिकल हमें दिखाई ना दे, इंडिविजुअल पार्टिकल कैन नॉट सीन, उसे क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर। और एक चीज और बोल सकते हैं होमोजेनस मिक्सचर को, वी कैन नॉट सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। जो भी होमोजेनस मिक्सचर होते हैं उन्हें हम क्या नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक। तो सॉल्यूशन समझ में आया क्या है, व्हेन टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर फॉर्मिंग अ होमोजेनस मिक्सचर, द मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक। जब भी 2 से 2 अधिक चीज मिलकर एक होमोजेनस मिक्सचर बनाती है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज की। देखो कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और उसकी हम सॉल्यूशन पढ़ते क्यों है। तो इधर देखो, सबसे बात अगर हम कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, ठीक है, या कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, अगर कंपोजिशन चेंज होगा या कंपोजिशन का मतलब समझो कि जो चीजें मिलकर बन रही है, जैसे एक सब्सटेंस मिलकर बन रहा है, एक
प्लस 2 प्लस 3, इन तीनों चीजों से मिलकर बन रहा है। अगर हम इसमें से किसी की भी कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे, मान लिया इस यो कितना है 1%, ये कितना है, ये कितना है 0.2%, या फिर ये कितना है 0.5%। अगर हम इनकी कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे तो जो बनने वाला सब्सटेंस है, जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर हम अब बात करते हैं किसकी, ब्रास की। ब्रास किसका मिक्सचर है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक। और अगर हम जर्मन सिल्वर की बात करेंगे, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर क्या होता है, तो जर्मन सिल्वर होता है मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक एंड निकिल, एंड निकिल। तो हमने कॉपर और जिंक के अगर अंदर ऐड कर दिया निकिल, तो क्या बन गया जर्मन सिल्वर, पूरा चीज ही बदल गई, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ब्रोंज की, तो ब्रोंज है मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक। तो कॉपर और टिन का मिक्सचर क्या होता है, ब्रोंज। और इसका मतलब क्या है, अगर हम कंपोजिशन चेंज कर देंगे तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर हम कंसंट्रेशन कंपोजिशन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पूरा का पूरा प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन की। जैसे कंसंट्रेशन की अगर बात करते हैं, 1 ppm फ्लोराइड आयन क्या करता है, 1 ppm फ्लोराइड आयन प्रिवेंट टूथ डीके, लेकिन 1.5 ppm क्या करता है, 1.5 ppm फ्लोराइड आयन कोज मोटल टीथ। मतलब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है, इस बात का मतलब समझो, अगर वन कंसंट्रेशन हमने कितनी ली फ्लोराइड आयन की, 1 ppm कंसंट्रेशन ली, तो टूथ डीके होने से, मतलब दांत खराब होने से क्या कर रहा है, बचा रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो कितना हो जाएगा, ये दांत को और सड़ा देगा। और इवन अगर फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन कर दी, ठीक है, हायर मतलब और ज्यादा कर दी, 1 ppm से ज्यादा कर दी, तो इट कैन बी पॉइजनस, इट कैन बी पॉइजनस। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का फर्क, अगर जैसे जैसे कंसंट्रेशन फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे पूरा का पूरा मतलब ही चेंज हो गया, प्रोडक्ट का पूरा यूज चेंज हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन और कंपोजिशन बहुत अहम रोल प्ले करता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या, इतना समझ में आया हमें। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन व्हेन टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर एंड फॉर्मिंग अ होमोजेनस मिक्सचर। अब होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, जिनकी कंपोजिशन प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम होती है, ठीक है। हमें कंसंट्रेशन सेम क्यों करनी होती है, अगर कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा, पूरा उसका यूजेस चेंज हो जाएगा। जैसे हम कंसंट्रेशन सेम करते हैं, अगर हम इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाते हैं, अपने नसों में जो इंजेक्शन लगाते हैं, उसकी कंसंट्रेशन पहले ब्लड, उसकी आयनिक कंसंट्रेशन पहले हम ब्लड प्लाज्मा की कंसंट्रेशन से मैच करते हैं, ठीक है, उसे डाइल्यूट करते हैं या जो भी करते हैं, ठीक है। पहले उसकी आयनिक कंसंट्रेशन कैसे करते हैं, सेम। इसीलिए कंसंट्रेशन का सेम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन चेंज अगर चेंज होगी तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। तो हमने अभी पता करा कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है होमोजेनस मिक्सचर, ठीक। अगर सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें, अगर सॉल्यूशन के अंदर क्या है, अगर ये समझो, अगर सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें पड़ी हैं, सॉल्यूशन के अंदर कुछ कितनी भी चीजें पड़ी हो सकती है, 1 2 3 4 5, लेकिन सॉल्यूशन किस चीज से मिलकर बनता है, दो चीजों से मिलकर बनता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, ठीक। या फिर ऐसे समझो, एक चीज पहले ही समझो, अगर सॉल्यूशन के अंदर एक दो चीजें पड़ी हैं तो क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन। और अगर तीन चीजें पड़ी हैं तो टर्शरी सॉल्यूशन। और अगर चार चीजें पड़ी हैं तो क्वाaternary सॉल्यूशन। ठीक, अच्छा, इतनी बात पता चली। अगर सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें पड़ी हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन, तीन चीजें पड़ी हैं तो टर्शरी सॉल्यूशन, चार चीजें पड़ी हैं तो क्वाaternary सॉल्यूशन। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, क्या क्या, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अब सोल्यूट किसे बोलते हैं और सोलवेंट किसे बोलते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट, सोल्यूट उसे बोलते हैं जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सोलवेंट उसे बोलते हैं जो हायर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। हायर अमाउंट का मतलब यहां पे लेसर अमाउंट या बोल सकते हैं लेसर कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी वो क्या होगा, सोल्यूट,
और जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सोल्वेंट। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो अगर मैं एक सॉल्यूशन बनाता हूं, ठीक है, जिसके अंदर 20, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर 10 ml एल्कोहल है या 20 ml एल्कोहल है और 80 ml क्या है, 80 ml है वाटर। एक सॉल्यूशन है मेरे पास जिसमें 20 ml एल्कोहल है और 80 ml वाटर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक सॉल्यूशन बनाया हमने, बेसिकली हमने क्या बनाया, हमने बनाया 20 ml एल्कोहल का एक 20 ml और 80 ml का 20 ml एल्कोहल और 80 ml वाटर का एक सॉल्यूशन बनाया। मतलब किसका अमाउंट कम है, तो एल्कोहल का अमाउंट कम है, तो ये क्या होगा, सोल्यूट। और 80 ml वाटर क्या होगा यहाँ पे, वाटर होगा यहाँ पे सोलवेंट। ठीक, तो एक चीज याद रखो कि सोल्यूट और सोलवेंट हमेशा ज्यादा अमाउंट का होगा। सोल्यूट किसे बोलेंगे, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा ऑलवेज। ठीक है, अब सोल्यूट क्या हो सकता है, सोल्यूट कैन बी मोर देन वन, बट सोलवेंट ऑलवेज वन। सोलवेंट क्या होगा, हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, अगर जैसे हम बात करते हैं, अगर मैंने क्या बनाया, अगर हम किसकी बात करते हैं, जैसे एग्जांपल टी फॉर्मेशन। ठीक, टी फॉर्मेशन, अब आपको टी तो बनानी आती होगी, उसमें क्या डालते हैं, पहले मिल्क और वाटर और टी, ठीक है, शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर क्या होता है, वाटर होता है सोलवेंट, और मिल्क और टी और शुगर ये सब क्या है, सोल्यूट। तो सोल्यूट क्या हो सकता है, सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन सोलवेंट हमेशा एक ही रहेगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब हम पढ़ते हैं आगे कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज। अगर जैसे जैसे सोल्यूट की कंसंट्रेशन, मतलब हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तुमने सुना होगा, पहला कौन सा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तुमने लैब वगैरह में पढ़ा होगा कि कैसा है कि जो एसिड है वो डाइल्यूट एसिड है या कंसंट्रेटेड एसिड है या डाइल्यूट बेस है, कंसंट्रेटेड बेस है। इस बात का क्या मतलब होता है, देखो हमारे सिलेबस में क्या है, पहले तो बाइनरी सॉल्यूशन है। मेनली हम पूरे चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे, जहां पर एक सोल्यूट होगा प्लस एक सोलवेंट होगा। ठीक, यहां पर भी एक सोल्यूट प्लस एक सोलवेंट। तो ये समझो कि यहां पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कैसी होती है, रिलेटिवली सोल्यूट की कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट is very less concentration of solute is very less compared to या relatively to solvent। ठीक, अच्छा यहाँ पे क्या है, इस चीज में तुम्हें कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन में, यहाँ पे क्या है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन is relatively हाई। इस बात का क्या मतलब है, जैसे समझो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक डाइल्यूट क्या है, डाइल्यूट एसिड है। इस बात का क्या मतलब है, अब डाइल्यूट एसिड का मतलब है एसिड होगा, एक सॉल्यूशन हमारे पास एसिड होगा प्लस वाटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एसिड की कंसंट्रेशन कैसी है वाटर के कॉम्बिनेशन में, देखो यहाँ पर जब एसिड की बात करें तो वाटर तो हमेशा कैसा होगा, वाटर मान लिया हमने क्या है, यहाँ पे वाटर मान लिया हमने, यहाँ पे क्या है, सोलवेंट। ठीक, और यहाँ पर भी ऐसे ही अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होगा, वाटर प्लस एसिड। ठीक, अब एक चीज समझो, यहाँ पर भी वाटर क्या है, सोलवेंट है। ठीक है,
और यहाँ पर भी वाटर सोलवेंट है। तो एक बात तो समझ में आई कि सोलवेंट की कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होती है कंपेयर टू सोल्यूट। लेकिन अगर यहाँ पे डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड की बात करते हैं तो क्या मतलब है कि यहाँ पर जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो कैसी है, वेरी लेस, वेरी लेस, वेरी लेस। और यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कैसी है, ज्यादा, मोर। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एक दूसरे के कैसे वर्ड है, ये एक दूसरे के रेस्पेक्टिव में बात किया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर हम बात करें डाइल्यूट सॉल्यूशन की वाटर की कंसंट्रेशन से भी ज्यादा, वाटर की कंसंट्रेशन से भी ज्यादा, या इसमें हाँ वाटर की कंसंट्रेशन से भी ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी इसकी एसिड की, नहीं। एसिड की कंसंट्रेशन कम होगी कंपेयर टू इस एसिड के कंसंट्रेशन के, या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का इसका मतलब ये नहीं कि इसकी जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो सोलवेंट की कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि वाटर क्या है, वाटर सोलवेंट है और ये वाटर यहाँ पर भी सोलवेंट है। तो एसिड क्या है, मतलब अगर बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है मतलब एक दूसरे के कैसे हैं, रिलेटिव वर्ड हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा है, जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन कैसी है, रिलेटिवली ज्यादा, सॉरी रिलेटिवली कैसी है, कम, और यहाँ पर एसिड की कंसंट्रेशन कैसी है, ज्यादा। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया हो। ठीक है, अगली अगली चीज अब पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। ठीक, तो अगर गैसेस सॉल्यूशन की अच्छा, अगर हम एक बात बताओ, अगर दो चीजों से मिलकर बनता है ये, ठीक है, किन चीजों से मिलकर बनता है, दो चीजों से, सोल्यूट और सोलवेंट। सॉल्यूशन किस चीज से मिलकर बनता है, सोल्यूट चीजें सॉल्यूशन किस चीज से मिलकर बनता है, सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट से, सोल्यूट प्लस सोलवेंट से। तो जैसे सोलवेंट की कंसंट्रेशन कैसी होती है, मैक्सिमम अमाउंट में तो ये प्रेजेंट होता है। तो अगर जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, फिजिकल स्टेट भी तो फिर उसी की होगी। इसका मतलब है कि फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय सोलवेंट। इस बात का क्या मतलब है कि जैसे कंसंट्रेशन सोलवेंट की होगी वैसी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, सॉरी जैसी फिजिकल स्टेट किसकी होगी, सोलवेंट की होगी, वैसी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की होगी। अगर हम बात समझ में आया, देखो सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट से। ठीक, तो सोलवेंट क्या होता है, जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जैसी उसकी फिजिकल स्टेट होगी वैसी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी। देखो जैसे अगर मैंने क्या बनाया, मैंने अगर कोई लिक्विड सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, कोई लिक्विड सॉल्यूशन बनाया, इसका मतलब इस चीज का पता चल रहा है कि अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो इसमें क्या होगा, इसमें सोलवेंट क्या होगा, लिक्विड। अगर गैसियस सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ही गैसियस है, तो इसमें फिजिकल जो सोलवेंट है वो क्या होगा, गैसियस। और इसमें अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉलिड क्या होगा, गैस। इतनी बात समझ में आई कि तो इसका मतलब है फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट किस पर डिपेंड करती है, कि फिजिकल स्टेट सोलवेंट की फिजिकल स्टेट कैसी होगी। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसका मतलब अगर हम इसके एग्जांपल देखते हैं, एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि गैसेस सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या क्या है। ठीक है, अब गैसेस सॉल्यूशन की अगर एग्जांपल बात करते हैं, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई कि गैसेस सॉल्यूशन है तो सोलवेंट क्या होगा, गैसियस ही होगा। ठीक है, गैस होगा, गैस होगा और गैस होगा। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूट क्या हो सकता है, यहाँ पे गैस हो सकता है, गैस के अंदर गैस। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। ठीक, तो गैस के अंदर गैस, इसका मतलब मिक्स ऑफ O2 एंड N2, जो किसके एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल है सीधा एयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला है O2 इन वाटर। ठीक है, सॉरी O2 इन N2, O2 इन N2। ठीक है, N2 गैस। और सॉलिड इन N2, सॉलिड इन N2 का एग्जांपल हो जाता है कैम्फर। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, कैम्फर इन N2 गैस। गैस के अंदर गैस क्या है हमारा यहाँ पे, सोलवेंट। ठीक, ऐसे ही लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक, अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो यहाँ पे सोलवेंट क्या हो जाएगा, लिक्विड, और गैस इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड, और ये हो जाएगा सॉलिड इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, गैस इन लिक्विड का एग्जांपल हो जाएगा गैस इन लिक्विड O2 डिसोल्व इन H2O। ठीक है, और लिक्विड इन लिक्विड जैसे अल्कोहल,
डिजोल्व इन H2O। और सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड हो जाता है Hg। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल होगा, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज डिजोल्व इन H2O। ठीक है, अब सॉलिड सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, गैस इन सॉलिड और लिक्विड इन सॉलिड और सॉलिड इन सॉलिड। तो इसका एग्जांपल हो जाता है गैस इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ H2 इन पैलेडियम। ठीक है, इन पैलेडियम, सॉल्यूशन ऑफ H2 इन पैलेडियम। अगला एग्जांपल हो जाता है लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल होता है अमलगम ऑफ मरकरी, अमलगम ऑफ मरकरी। ठीक है, अगला एग्जांपल होता है सॉलिड इन सोडा, कॉपर, कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड। ठीक, ये एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दिए गए हैं इसके। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम कंसंट्रेशन पे, अच्छा अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन को देखना है, उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करेंगे, एक तो करेंगे हम क्वालिटेटिवली, क्वालिटेटिवली। ठीक है, दूसरा करेंगे क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली। ठीक है, क्वालिटेटिवली तो देखो या तो सॉल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूट, ठीक, और या फिर कैसा होगा, कंसंट्रेटेड। ये तो हमने कर लिया क्वालिटेटिवली कि सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। इसका मतलब है कि अब अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिवली, कितना डाइल्यूट है, कितना कंसंट्रेटेड है, भाई इतना पता चल गया हमें कि सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेटेड हो गया। तो ये तो हमने इसकी कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करा, क्वालिटेटिवली, कि इसकी क्वालिटी कैसी है, सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। अगर डाइल्यूट है इसका मतलब क्या है कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन कैसी है, वेरी लेस। ठीक है, कम। अब बात करते हैं क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली। तो क्वांटिटेटिवली में हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे और उसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज। पहला पॉइंट आता है मास परसेंटेज किसे कहते हैं। अगर मास परसेंटेज लिखा, जैसे मास परसेंटेज का मतलब क्या है, मास परसेंटेज का मतलब होता है कि अगर ऐसे लिखा है 10%, अगर यहाँ पे लिखा है जैसे 10% W, मास परसेंटेज को डिनोट करते हैं W/W% से। ठीक, अगर ऐसे लिखा है 10% W/W ग्लूकोज इन सॉल्यूशन, 10% W/W ग्लूकोज इन सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है, इस बात का मतलब होता है कोई भी मास परसेंटेज का मतलब है, ये समझो कि पूरा का पूरा मास कितना है, 100। भाई मास परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज हम इसे किस में से निकालते हैं, 100 में से निकालते हैं। तो मास परसेंटेज का मतलब है किसी भी क्वांटिटी में पूरे 100 ग्राम में किसका कितना मास प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे अगर एक कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर ए है, उसके अंदर बी है और उसके अंदर सी है, तो इसमें ए का कितना मास है, बी का कितना मास है और सी का कितना मास है, उसे क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। अगर ऐसा लिखा हुआ है 10% W/W ग्लूकोज इन सॉल्यूशन, इस बात का मतलब होता है, ठीक, इस बात का मतलब होता है इसका बात का मतलब होता है 10 ग्राम ग्लूकोज dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब है अगर हमें क्या, अगर और दूसरा समझो से एक कोई लाइन लिखी हुई, सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5% W/W, इस बात का क्या मतलब होगा, फिर इस बात का मतलब बताओ, इस बात का मतलब होगा 5 ग्राम ऑफ NaCl, 5 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखो जैसे 10% W/W लिखा हुआ है, 10% W/W
W ग्लूकोज इन सॉल्यूशन। इस बात का मतलब हमें निकालना है क्या है, इस बात का मतलब होता है 10 ग्राम ग्लूकोज डिसोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। या फिर अगर ये कोई चीज लिखी हुई है ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5% W/W, इस बात का क्या मतलब है कि 5 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो समझ में आया। इस बात का अगर हम यहाँ से W/W का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, W/W का जिसका भी हमें परसेंटेज निकालनी है, जिसका भी हमें मास परसेंटेज निकालना है, उसका मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा W/W का मास ऑफ दैट कंपोनेंट, मास ऑफ दैट कंपोनेंट जिसका हमें निकालना है, मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, ये क्या बन गया, ये बन गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, अगली चीज जैसे ये है, अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन आ गया ये वाला। ठीक है, तो हमें इसका सॉल्यूशन करना है। 10 ग्राम ग्लूकोज इज डिसोल्व इन 100 ग्राम वाटर, फाइंड W/W। तो W/W का फॉर्मूला क्या है, m मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसका मास कितना होगा, मास ऑफ कंपोनेंट कितना है 10 ग्राम, और टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन बताओ, बताओ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। देखो 10 ग्राम ग्लूकोज सुक्रोज डिसोल्व इन 100 ग्राम वाटर, तो 10 यहाँ पे सुक्रोज क्या है, यहाँ पे सुक्रोज क्या है, सोल्यूट, यहाँ पे सुक्रोज क्या है, सोल्यूट, और 100 ग्राम वाटर, वाटर क्या यहाँ पे क्या है, वाटर क्या है यहाँ पे, वाटर क्या है यहाँ पे, सोलवेंट। ठीक, तो इसका कितना टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 110 इंटू 100। तो 10 से 10 कट गई, कितना आया 100 अपॉन 11, तो कितना आ जाएगा ये 9.09। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रखा है 10, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड W/W इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम ml, ये होगा ग्राम पर ml। ठीक, ग्राम पर ml। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, W/W परसेंट, W/W परसेंट। तो W/W परसेंट कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूट, अगर सोल्यूट का निकालना है, अपॉन मास ऑफ सोलवेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, तो मास ऑफ सोल्यूट मतलब हमें मास दे रखा है इसका 10 ग्राम ऑफ NaCl, 10 ग्राम दे रखा है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे रखा, मास ऑफ क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। लेकिन हमें कोई एक्स्ट्रा चीज दी है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी सॉल्यूशन की है, वॉल्यूम हमें सॉल्यूशन का पता है कितना 100 ml, तो डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर ml, और ये वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 ml। ml से ml कटा, 1.1 से एक 0 कटा, कि यहाँ से मास कितना आया, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 120 ग्राम। तो यहाँ से 120 इंटू 100, तो एक 0 से एक 0 कट गई, कितना आया 100 अपॉन 12। तो यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.6 समथिंग करके आ जाएगा। ठीक है, अगली चीज, अब हमें मास परसेंटेज निकालना आ गया। मास परसेंटेज के बाद अगली चीज आती है वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज के बाद आती है वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज जैसे मास परसेंटेज है, सेम वैसे ही क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, V बाय, इसे डिनोट करते हैं V बाय V, इसे डिनोट करते हैं V बाय V परसेंट। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज। तो जैसे क्या था, जैसे मास परसेंटेज था वैसे ही वॉल्यूम परसेंटेज की, अगर कोई किसी सॉल्यूशन में 1AB प्लस C, तो इसका कितना वॉल्यूम है, इसका कितना वॉल्यूम है, इसका कितना वॉल्यूम है, उसे क्या बोलेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। अगर किसी का भी हमें A का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, तो उसका वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला बन गया? V/V% का। ठीक है, ये बन गया V/V% का। या जैसे अगर इसकी यहाँ पे ऐसे लिखा होता है तो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि AHCl एक्वा सॉल्यूशन इज 7% W/V। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब होगा 7 ml ऑफ HCl इज डिजोल्व in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर अगर मैं कहूँ कि 10% V/V इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ वाटर। इस बात का क्या मतलब होगा? इस बात का मतलब होगा 10 ml ऑफ इथेनॉल डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, नॉट वाटर। क्या 100 ml ऑफ, दोबारा समझो, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? ठीक है, अगली चीज है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो अभी तक हमने क्या निकाला? मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज मान लिया। ठीक है, अगली चीज होती है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, कि कितने वॉल्यूम के अंदर कितना मास प्रेजेंट है, वो बताते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से। कितना वॉल्यूम के अंदर कितना मास प्रेजेंट है, वो क्या बताते हैं? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बेसिकली इट इज यूज्ड इन फार्मेसी। ठीक, तो इसमें इसका एग्जांपल सुनो। जैसे सॉल्यूशन ऑफ ए सुगर सॉल्यूशन इज एग्जांपल, ए सुगर सॉल्यूशन इज 3% W/V। तो इस बात का क्या मतलब है? ए सुगर सॉल्यूशन ऑफ इज 3% W/V। इस बात का मतलब निकल के आता है 3 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो, हमने यहाँ पे क्या है, जो मास लिया है, या सोल्यूट का मास समझ लो, किसमें लिया है हमने? सोल्यूट का मास किसमें लेंगे? ग्राम में मास ले रहे हैं। अभी सोल्यूट का हम क्या ले रहे हैं? मास। और सॉल्यूशन का क्या ले रहे हैं? वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, कितना मास कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है। वॉल्यूम किसका लेना है? सॉल्यूशन का। और मास किसका लेना है? सोल्यूट का। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला बन जाएगा W/V% क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन देखो। A sugar solution is 10% W/V. Find W/W% if density of solution is 1.25 ग्राम पर ml। तो एक सुगर सॉल्यूशन है। इस बात का क्या मतलब निकल के आ रहा है? इस बात का क्या मतलब निकल के आ रहा है? क्या निकल के आ रहा है, ये बताओ। ए सुगर सॉल्यूशन 10% W/V। इस बात का मतलब निकल के आता है 10 ग्राम ऑफ शुगर present in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो W/V दिया है। W/V का मतलब है मास इसमें दे रखा है सोल्यूट, मतलब सोल्यूट का मास इसमें सोल्यूट का क्या दे रखा है? मास। और V का क्या है? V मतलब सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम। तो
तो इतनी चीज पता चल गया, हमें वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया और शुगर सोल्यूट का क्या पता चल गया, मास। तो यहाँ से हमें निकालना है W/W%। W/W% क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो यहां से मास ऑफ सोल्यूट निकाल लेंगे जो कि कितना है 10 ग्राम, लेकिन हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं है लेकिन डेंसिटी तो है। तो यहां से हम क्या निकल जाएंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू, सॉरी यहाँ से क्या हो जाएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास का फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.25 और वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, हमें पता है 100 ml। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, मास कितना आया निकल के, एक 125 ग्राम इंटू 100। तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 125। ठीक, समझ आया। अगला क्वेश्चन 3 ऐसे है HNO3, ठीक है। W/W, find the mass of HNO3 present in 100 ml solution if density of solution is 1.4 ग्राम पर ml। देखो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पहले W/W%, W% कितना दे रखा है 5, ठीक। अगला मास ऑफ द HNO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है कितना 100। अच्छा निकालना क्या है, मास ऑफ HNO3, मास ऑफ HNO3। अगर W/W दे रखा है, इस बात का क्या मतलब है, W/W% निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा W/W हमें दे रखा है कितना 5, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट, मतलब मास ऑफ HNO3 निकालना है जो कि हमें पता नहीं। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाल लेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास निकल के आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है 1 डेंसिटी दे रखी है 1.4 इंटू वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, हमें पता है वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना है 100 ml। तो यहां से आ जाएगा ये, यहां से जाएगा ये 140, कितना जाएगा 140 इंटू 100। तो यहां से इसके निकल के आ जाएगा आपका x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5 इंटू 140 अपॉन 100। तो 5 2 10 और 2 7 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 ग्राम, ठीक। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन किससे कहते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा। अगर क्वालिटेटिवली है तो कैसा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और क्वांटिटेटिवली है तो क्या होगा, क्वांटिटेटिवली हमें कंसंट्रेशन की बतानी है कि कितना डाइल्यूट है या कितना कंसंट्रेटेड है। तो उसके लिए हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने स्टार्ट करें। पहला पढ़ा हमने मास परसेंटेज, उसके बाद हमने पढ़ा वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद पढ़ा हमने मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन हमें इस चैप्टर से पहले पढ़ने से पहले तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि मोल किसे कहते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं पढ़ा तो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ो पहले, उसके बाद ये चैप्टर पढ़ोगे तो और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो इससे पहले हम पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। देखो टर्म से ही समझ में आ रहा है कि मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब है। मोल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन में जब हम बात करते हैं तो एक में से कितना, अगर हम फ्रैक्शन में बात करते हैं तो 1 में से कितना, ठीक। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि 1 में से कितना फ्रैक्शन, मोल का कितना फ्रैक्शन। सपोज करो कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर x पड़ा है प्लस y पड़ा है प्लस z पड़ा है। तो x का कितना फ्रैक्शन है, x का कितना फ्रैक्शन है, y का कितना फ्रैक्शन है और z का कितना फ्रैक्शन है, वो क्या है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन मतलब जब भी हम फ्रैक्शन में बात करते हैं तो अच्छा पहले ये समझो, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं या तो करते हैं ईटा से, ठीक, या फिर जीटा से। ये तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईटा और इसको क्या बोलते हैं जीटा, ठीक है। तो ज्यादातर बुकों में जीटा से लिखा होता है, ठीक है, या फिर ईटा, किसी से भी डिनोट कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। मोल फ्रैक्शन किससे डिनोट करते हैं, जीटा से या ईटा से। तो मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, अगर इसके अंदर
समझ में आया? इसके अंदर जैसे ए और बी पड़े हुए हैं, ये समझो, इसके अंदर ए और बी पड़े हुए हैं, और ए की कंसंट्रेशन, ए का कितना मोल है? ए का मोल है 1, बी का मोल है कितना? 3, तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा? 1/4। टोटल कितने हैं? 4। टोटल कितने हैं? मोल 4। 4 में से कितना है? 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालने लगे तो क्या होगा? 3/4, ठीक है। टोटल कितना है? 4, और उसका कितना पार्ट? 3। थर्ड पार्ट है, ठीक, इसका बी का। तो मोल फ्रैक्शन समझ में आया? जैसे या फिर अगर हम बात करते हैं, जैसे इधर देखो, इसके अंदर क्या क्या है? ए, बी और सी, और ये कितना है? 2, ये 2, या इसे ऐसे कर लो, ये 5 और ये 7, ठीक है। तो अगर ए के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा? अगर ए के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा? ए के मोल फ्रैक्शन आएगा, ए का मोल फ्रैक्शन आएगा, ए का कितना है? 2, और टोटल कितने हैं? 5, 2, 7 और 7, 7, 14, ठीक है। ये है इसका मोल फ्रैक्शन। तो ऐसे बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 5/14। और सी का कितना होगा मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन सी का कितना होगा? 7/14, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर हम समझें कि मोल फ्रैक्शन है क्या, फिर मतलब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बनेगा तो कैसे बनेगा? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन, जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। भाई यहाँ पर भी हमने क्या करा है? यहाँ पर भी देखो क्या करा हमने, यहाँ पे इसके मोल निकालने थे ना, ए के मोल, तो ए के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, बी के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सी के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा क्या? इसका फॉर्मूला बन जाएगा मोल फ्रैक्शन का ईटा इज इक्वल टू, जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, ऐसे लिखो इसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, जिसके भी हमें सोल्यूट का निकालना हो तो सोल्यूट का, तो ऐसे लिखते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट is equal to mole of that component upon total number of moles, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हमें किसके निकालने हैं? सोल्यूट के मोल्स निकालने हैं, तो क्या होगा? सोल्यूट के मोल अपॉन सोल्यूट के मोल प्लस सोलवेंट के मोल। और अगर किसके निकालने हैं? अगर हमें सोलवेंट के निकालने हैं तो क्या होगा? सोलवेंट के मोल अपॉन सोल्यूट प्लस सोलवेंट के मोल, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन का बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज और, कितने भी नंबर ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, 1, 2, 3, 4, जितने भी, तो सबका सम कितना होगा? 1। सबका सम कितना होगा? 1। तो x ऑफ सोल्यूट प्लस x ऑफ सोलवेंट कितना होगा? 1, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। अब देखो, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन की, ठीक है। जैसे हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो ऐसे ही है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन, जैसे अगर पार्ट्स पर मिलियन भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 1 मिलियन में 1 मिलियन में कितने होते हैं? 1 मिलियन में होते हैं 10⁶, मतलब 10 लाख। ये तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर लिखा होता है ए शुगर ऑफ 2 ppm, ए शुगर ऑफ 2 ppm इन सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, इस बात का मतलब होता है 2 ग्राम ऑफ शुगर इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है।
ए शुगर ऑफ 2 ppm इन सॉल्यूशन, इस बात का मतलब होता है 2 ग्राम ऑफ शुगर इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें अगर किसी के नंबर ऑफ ppm निकालना है, नंबर ऑफ ppm निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, ये बन गया नंबर ऑफ ppm का फॉर्मूला। ठीक, अब ppm कैसे, ppm w बाय w में भी हो सकता है, w बाय w परसेंटेज में भी हो सकता है, और वॉल्यूम v बाय v परसेंटेज में भी हो सकता है, और w बाय v परसेंट में भी हो सकता है। बस मल्टीप्लाई में क्या लग जाएगा, 10 की पावर 6। जैसे अगर नंबर ऑफ ppm किस में निकालेंगे, w बाय w में, तो इंटू 100 की जगह क्या लगेगा इस बार, 10 की पावर 6। ऐसे ही v बाय v मतलब मास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। आगे लीजिए, आगे अब हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मोलरिटी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मोलरिटी। देखो, मोलरिटी को किस चीज से डिनोट करते हैं, मोलरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से, ठीक। इसे क्या, मोलरिटी क्या होती है, इट इज number of moles of solute present in 100 ml, in 1 liter. It is number of moles of solute present in 1 liter of solution, ठीक। या क्या आप बोल सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 क्यूबिक डेसीमीटर। देखिए 1 क्यूबिक डेसीमीटर भी किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने लिख दिया। इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। ये बन गया मोलरिटी का फॉर्मूला। ठीक, अच्छा, अब जैसे कुछ चीजें ऐसे लिखी होती है 0 पॉइंट, मान लिया सपोज करो 0.2 ऑफ NaOH, इस बात का मतलब होगा कि 0.25 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इस बात का ये मतलब है। और या फिर ऐसे लिखाओ, इसकी जगह 0.25 m की जगह क्या लिखा हो, 0.25 मोल पर लीटर, ठीक है, ऐसे करके लिखा हो। तो इस बात का मतलब क्या होगा कि 0.25 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट मोलालिटी। तो मोलालिटी हो गया, सॉरी ये यहाँ पे इसको क्या कर लो, इसको कट करके क्या कर लेते हैं, मोलरिटी कर लेते हैं, मोलरिटी। ठीक, तो इसका क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेट मोलरिटी। ये तो मोलरिटी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इससे अभी ठीक है। अच्छा, मोलरिटी तो होगा, समझ में आ गया मोलरिटी, ठीक है। अब बात करते हैं मोलरिटी की, मोलरिटी किसे कहते हैं, ठीक है। तो इधर देखो, इसको रफ कर दूं, आई होप को आ गया होगा, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब पढ़ते हैं मोलरिटी के बारे में।
इसके बाद पढ़ते हैं हम, ये है मोलरिटी। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है, स्मॉल एम से। और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, it is number of moles of solute present in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent। और मोलरिटी में क्या था, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है, 1 kg ऑफ सोलवेंट, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। या ये क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास या इन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, ठीक, बस ठीक, इतनी बात समझ में आए। अच्छा अब देखो, जैसे जैसे कहीं पर लिखा होता है 1 m, खाली 1 m स्मॉल m, या फिर लिखा हो 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ KCl, ऐसे लिखा हो 1 m, या फिर 1 मोल 1 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ KCl। इस बात का क्या मतलब होता है, इस बात का क्या मतलब निकलेगा, इस बात का मतलब निकलेगा कि 1 मोल ऑफ KCl, 1 मोल ऑफ KCl प्रेजेंट इन या डिजोल्व इन, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अगर मोलरिटी है तो क्या लेते हैं, अपॉन में सोलवेंट, और अगर मोलरिटी है तो अपॉन में क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और यहाँ पे सोलवेंट का मास किसमें लेंगे, केजी में, ठीक है, इसे भूलना मत। ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू W अपॉन स्मॉल m इंटू मास ऑफ कैपिटल M, ठीक है, W अपॉन स्मॉल m इंटू ग्राम, और यहाँ पे कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये भी क्या बन जाता है, ये भी बन जाता है इसका फॉर्मूला, ठीक। अब निकाल, इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, और 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन C6H6, ठीक है। तो देखो हमें इसकी मोलरिटी निकालनी है, इसकी मोलरिटी निकालनी है इसमें बेंजीन के अंदर। हमारे पास सोलवेंट क्या है, बेंजीन, और सोल्यूट क्या है, इथेनोइक एसिड। तो हम क्या करेंगे, 2.5 अपॉन इसके मोल्स निकालेंगे, ना सोल्यूट के मोल्स। तो इसका मोलर मास चाहिए CH3COH का, तो इसका मोलर मास आ जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 4 प्लस 16 इंटू 2, जिसकी वैल्यू आएगी 24 प्लस 4 32। तो ये हो जाएगा 20 30 60, ठीक है, कितना हो गया 60। तो यहाँ से ये हो जाएगा 25, ठीक है, इंटू, अब इंटू मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट किसमें 75, ठीक है, और किसमें दे रखा है, ग्राम में। तो ऊपर का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 1000 अपॉन 600 इंटू 75। तो ये हो जाएगा 20 से 20 कट गई, ठीक है, ये हो जाएगा 5 पंजा 5 या 25 तुझे 25 तो नहीं 50, 25 3 75, और ये हो जाएगा 10 अपॉन 18, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.53, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी, कितना रह गया, और रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो देखो इसे करते हैं कल,
यहाँ तक रखते हैं इसको आज, ठीक है। चलो होते रहो गई ना। तो प्लीज इतना कुछ समझ में आया होगा, दोबारा से मैं बता रहा हूँ क्या क्या बताया मैंने आज, ठीक है। तो हमने बताया स्टार्टिंग में कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, होमोजेनस मिक्सचर। जब कोई दो से अधिक चीजें मिलकर आपस में क्या बनाती है, होमोजेनस मिक्सचर बनाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। होमोजेनस मिक्सचर मतलब जिसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज कैसी होती है, थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम होती है, उसे क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर। और होमोजेनस मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आई। तो सॉल्यूशन दो चीजों, अगर सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनाया तो बाइनरी सॉल्यूशन, अगर तीन चीजों से मिलकर बनाया तो टर्सरी सॉल्यूशन, चार से मिलकर बनाया तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद अगर ये समझ में आ गया, तो अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, वी कैन क्लासिफाई सॉल्यूशन इनटू टू वेज, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टर्म्स, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, मोलरिटी एंड उसके बाद ये सब चीजें हमने पढ़ ली, ठीक। आई होप तुम्हें समझ में आया हो, ठीक है। आगे कल हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, मास बाय रिलेशन बिटवीन द मोलरिटी एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और उसके बाद है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड सॉल्यूशन, मोलरिटी एंड डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज, और उसके बाद आ जाएगा सोल्यूबिलिटी, ठीक है। जैसे ही हम सोल्यूबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक, सोल्यूबिलिटी के बाद हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर के बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद पढ़ेंगे हम वॉट ऑफ फैक्टर, और दैट इज चैप्टर फिनिश, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया हो, तुमने अच्छे से एंजॉय किया हो लेक्चर को। और अगर समझ में आया है तो मेरा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।